पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पेस्टल का पी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या तो फेवरेबल होगा या फिर वो अनफेवरेबल होगा। अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो फेवरेबल है, मालूम पड़ा, हमने पॉलिटिकल एनालिसिस किया, पॉलिटिकल फैक्टर्स को हम लोगों ने एनालाइज किए। सवाल पैदा होता है कि वो कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, या वो कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जिनको देखा हमने और हमें पता लगा कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो फेवरेबल है या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो अनफेवरेबल है। तो इसका जवाब तो थोड़ी देर में मिलेगा, लेकिन पहले ये बात करते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दो तरह से ही हमारे सामने आ सकते हैं। या तो वो फेवरेबल होगा, मानी हमने एनालिसिस किया, हमें पता लगा कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है आने वाले दिनों में फेवरेबल होने वाला है, आने वाले दिनों में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो अनफेवरेबल होने वाला है। अगर फेवरेबल होने वाला है तो मतलब क्या है कि भाई हालात अच्छे होने वाले, साजगार होने वाले हैं, हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए। सवाल फिर वहीं पे आ जाता है, कैसे एक्सपैंड करना है? क्या कोई जवाब है? तो चैप्टर 6 बागा बागा आता है, कहते हैं हाँ मैं हूं ना जनाब, मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो चूज कर लीजिए और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लीजिए। मैंने पूछा चैप्टर 6 ये बता इतने सारे ऑप्शन में से मैं कैसे चूज करूंगा? उसने कहा टेंशन मत लो, चैप्टर 6 के एंड पे एक छोटा सा मॉडल मौजूद है, एसएफए मॉडल, उस मॉडल को इस्तेमाल करो, जो ऑप्शन उस मॉडल पे फिट बैठता है वो ऑप्शन चूज कर लो, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करो। तो रेलिवेंसी समझ आ गई। अब हालात अगर मालूम पड़ता है कि अनफेवरेबल होने वाले हैं, मतलब क्या है? आने वाले दिन इंतहाई मुश्किल है, खुदा ना खास्ता। आने वाले दिनों में मुश्किल का क्या मतलब है? मुश्किल का मतलब यह है कि हमारे प्रॉफिट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। मुश्किल का मतलब यह है कि हमारा कैश फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। मुश्किल का मतलब यह है कि हमने जितनी प्लानिंग कर रखी वो सारी की सारी बिगड़ सकती है। इसका मतलब है थ्रेट है। तो क्या किया जाए? हाथ पे हाथ रख दें? क्या किया जाए? भाग जाए? भागने वाले तो कमजोर होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें मजबूत बनना पड़ेगा, हमें सियाना बनना पड़ेगा। 50 साल लगा के इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, तो अगर 4-5 साल जो है ये डिस्टर्बेंस के आ गए तो भागना तो नहीं है। तो क्या करें फिर? हालात का मुकाबला करना चाहिए। मतलब यह है कि हम जो है वो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट बैठे हैं। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में हम लोग ब्लाइंडली कुछ नहीं कर सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तलवार हमारे सर पे लटकी है, वो कहती है कि अन्य वह कुछ करने की इजाजत नहीं है। तो क्या करें? प्लान करके चलें। क्या कि बुरे हालात ब्रैकेट में थ्रेट्स स्लैश रिस्क किस तरीके से उनको एनकाउंटर करना है। मैंने पूछा कैसे करना है? चैप्टर नंबर 8 और 9 भागे भागे आए, उन्होंने कहा जनाब हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि आपको कैसे रिस्क को जो है वो एनकाउंटर करना चाहिए। मैंने कहा यार 1 2 3 4 5 6 इतनी सारी ऑप्शन है, कौन सी चूज करनी है? तो चैप्टर 6 के एंड से आवाज आई, एसएफए मॉडल अप्लाई करो, स्ट्रैटेजी चूज करो, रिस्क को जो है वो एनकाउंटर करिए। खूब सारी बात जो है वो समझ आ चुकी होगी। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पूछिए कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से क्या मुराद है? एनवायरनमेंट मतलब कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स जो कि हमारे कारोबार को इधर पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होगा? वो तमाम पॉलिटिकल फैक्टर्स जो कि हमारे कारोबार को इधर पॉजिटिवली या नेगेटिवली जो है वो अफेक्ट करते हैं। खूब समझ आ चुकी होगी। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अब वो तमाम पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कारोबार को जो है वो इधर पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। या यूं कह लीजिए कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फेवरेबल हो रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो अनफेवरेबल हो रहा है। तो कैसे पता लगेगा? इन तमाम फैक्टर्स को जो है वो देख लीजिए तो आपको पता लगेगा कि पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो फेवरेबल हो रहा है या अनफेवरेबल हो रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम को देख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट को देख लीजिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज या उसकी इंटेंशंस को जो है वो देख लीजिए। विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरेट कम्युनिटी, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को लेकर के क्या सोचती है उसको देख लीजिए। वहां से पता लगेगा कि आने वाले हालात जो हैं वो किस तरह के हैं। गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो है वो देख लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ जो है वो किस तरीके से चलना चाहती है, उसको गौर कर लीजिए। उसका हमारे कारोबार के साथ क्या ताल्लुक है, रिस्पेक्टिव स्लाइड पे जाके ऑटोमेटिकली डिस्क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह। ब्यूरोक्रेसी को देख लीजिए, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है, ब्यूरोक्रेसी जो है क्या वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या नहीं है, ये हमारे कारोबारी मामलात को अफेक्ट करती है। यानी अगर ये देखना चाहते हो कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है
पॉलिटिकल सिचुएशन आने वाले दिनों में हमारे लिए किस तरह की होने वाली है, फेवरेबल अनफेवरेबल, तो इन तमाम फैक्टर्स को जो है वो देख लीजिए। और इसी तरीके से नेपोटिज्म इन द गवर्नमेंट को देख लीजिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम पे ब्रीफ करने वाला हूं। एग्जाम में पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि क्या पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्टेबल है या नहीं है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से हमारी कॉर्पोरेट कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये पॉइंट एग्जामिनर का फेवरेट है। ये बातों बातों में एग्जामिनर बता देता है कि जिस कंट्री का सिनेरियो मैंने तुम्हें दिया है, केस मैंने तुम्हें दिया है, बातों बातों में स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट का वो जिक्र कर लेता है। मुझे खुद से वहां पे इन्फर करना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल है। गवर्नमेंट अगर स्टेबल है तो इसका मतलब है हालात फेवरेबल हैं। फिर इसी तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं, अच्छा यहाँ पे इसके बारे में एग्जामिनर जो है वो डिस्कस करता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज थोड़ी सी जो है वो एक्सप्लेन कर देता है, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या क्या हो सकती है मैं जिक्र जरूर करूंगा, और इनको जो है हमें हाईलाइट करना होगा कि जनाब हाँ ये वाली पॉलिसी है, इसको देखना होगा कि इसके आफ्टर शॉक्स जो है वो क्या है। आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अगर पॉजिटिव हैं तो हालात फेवरेबल होने वाले हैं, आफ्टर शॉक्स जो अगर वो नेगेटिव हैं तो हालात जो है वो बिगड़ने वाले हैं, हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से पब्लिक पॉलिसीज, ये एक फेवरेबल पॉइंट है। फॉरेन पॉलिसी पे एग्जामिनर जो है वो बहुत ही कम बोलता है, लेकिन बोल सकता है, हमें पता होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी पे नहीं बोलता, नेपोटिज्म पे तो बिल्कुल ही बात नहीं करता एग्जामिनर, यानी इस सिस्टम पे इस पॉइंट पे बात नहीं करता, इस पॉइंट पे फॉरेन पॉलिसी पे भी, इन 4 पॉइंट्स पे एग्जामिनर जो है वो बात नहीं करता, बाकी पॉइंट्स पे एग्जामिनर जो है वो बात करता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं वो किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि आने वाले हालात जो हैं वो किस तरह के होंगे और हमारा बिजनेस जो है उन हालात से कैसे अफेक्ट होगा। पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कई तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिज्म है, सोशल डेमोक्रेसी है, मॉडरेट जो है वो डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है और डिक्टेटोरियल कैपिटलिज्म है। दीज आर द पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक माइंड सेट होता है जो कि डिटरमिन करता है कि वो किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो लेकर के आएंगे। एक पार्टी जो है वो ये सोचती है कि लोगों की परवरिश करना, लोगों की रोटी पानी का बंदोबस्त करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, रादर के प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है वो इन्वेस्टमेंट करें और लोगों की रोजी रोटी को जो है वो कंट्रोल करें। ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो सोचती है और जो निजाम लेकर के आती है उसे कम्युनिज्म कहते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती है कि भाई हर बंदे को ये राइट हासिल है कि वो मैदान में आए और मुकाबला करे, यानी वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे, हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे एज अ गवर्नमेंट और वो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी 50% वो करे 50% हम लोग करेंगे। इसे हम लोग जो है वो डेमोक्रेसी कहते हैं। एक गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हमारी जिम्मेदारी जो है वो यूटिलिटीज प्रोवाइड करना है, बिजली पानी गैस बुनियादी सहूलियात प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी, बाकी सारा जो है वो प्राइवेटाइज होना चाहिए। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी जो निजाम लेकर के आती है उसे कैपिटलिज्म कहते हैं। कम्युनिज्म में कारोबार की इजाजत नहीं है, कैपिटलिज्म में दबा के कारोबार करो, डेमोक्रेसी में कुछ तुम करो कुछ हम करेंगे, लिमिट पूरी हुई तुम्हें इजाजत नहीं है। डिक्टेटोरियल कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट कहती है मैं सब कुछ हूं, हम रोटी कमाएंगे और हम ही खाएंगे, तुम्हारे खाने का हक सिर्फ उतना है जितना तुम जिंदा रह सको, प्रॉफिट कमाने का हक सिर्फ हमारा। ये कौन सोचता है? गवर्नमेंट सोचती है। गवर्नमेंट से मुराद वो पॉलिटिकल पार्टी जिनका ये माइंडसेट होता है डिक्टेटोरियल कैपिटलिज्म का। अब इमेजिन करिए कि मौजूदा सूरत हाल में डेमोक्रेसी है, आप एज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजर जो है वो ये इवेल्युएट करते हो, आपके कानों में खबर पड़ी, आपने एनालिसिस किया, खबर को कंफर्म करवाया, मालूम पड़ा कि दूसरी पार्टी जो है वो रूलिंग में आने वाली है, और जो पार्टी रूलिंग में आने वाली है वो कम्युनिज्म पे बिलीव करती है। कम्युनिज्म पे बिलीव करती है मतलब तुम्हारी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि वो पार्टी आते साथ ही सब कुछ नेशनलाइज कर देगी। तो इसका मतलब क्या है?
कि अगर आपने एम्पायर खड़ी की है तो आने वाले हालात में उस पर कब्जा होने वाला है गवर्नमेंट का, क्योंकि वो तो नेशनलाइज करेंगी, क्योंकि वो तो यही सोचते ही नहीं है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कारोबार करने का राइट हासिल है। और मान लीजिए कि अभी जो है वो डेमोक्रेसी है और आपको पता लगता है यू आर अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर, आप डायरेक्टर हो कंपनी के, आपको मालूम पड़ता है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रूलिंग में आने वाली है, हुकूमत में आने वाली है, और जो पार्टी जो है वो रूलिंग में आने वाली है उनका माइंडसेट जो है वो कैपिटलिज्म वाला है। इसका मतलब है कि वो जब इक्तदार में आएंगे वो आकर के ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे कि ज्यादातर लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो चीजों को, नेशनल एसेट्स को प्राइवेटाइज करेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट इस तरह का, उन्होंने आकर के करना ही करना है। पॉलिसीज को रिलैक्स करेंगे तभी तो इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसका मतलब है कि यू आर इन द इंडस्ट्री, आपके लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्सपैंड करना जो है आसान हो जाएगा, आपके लिए एक मौका है। तो यहां पर ये देखिए कि पॉलिटिकल सिस्टम के चेंज होने से आपके जो कारोबारी मामलात हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। अभी डेमोक्रेसी है, कम्युनिज्म आया, बिजनेस ही मुक गया, खत्म हो गया, कारोबार अफेक्ट हुआ कि ना हुआ? अभी डेमोक्रेसी है, आप ये सोच रहे हो कि आने वाले दिनों में कैपिटलिज्म आने वाला है, तो इसका मतलब है यू आर थिंकिंग नाउ कि वी शुड एक्सपैंड आवर बिजनेस ऑपरेशंस, तो कारोबार अफेक्ट हुआ कि ना हुआ? अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट अगर स्टेबल है तो ये कारोबारी मामलात को कैसे अफेक्ट करता है? गवर्नमेंट के स्टेबल होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो स्टेबल हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रेलिवेंट है कॉर्पोरेट कम्युनिटी से, वो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज है। इसके अलावा और भी पॉलिसीज जो हैं वो रेलिवेंट होती है, लेकिन वो इनडायरेक्टली होती हैं। डायरेक्टली ये वाली रेलिवेंट होती है इकोनॉमिक पॉलिसी। उनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी है। अब गवर्नमेंट अगर स्टेबल है, यानी एज एन एंटरप्रेन्योर, एज बिजनेसमैन, मुझे पता है कि ये जो गवर्नमेंट मौजूदा है ये अगले 15-20 साल तक जो है वो मौजूद रहेगी। तो आज गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस करने वाली है, अगले 15-20 सालों तक यही इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो चलती रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि उन पॉलिसीज को सामने रखते हुए मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो कर सकता हूं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब क्या है कि मुझे किससे परचेज करना है, कितना परचेज करना चाहिए, किसको सेल करना है, कितना सेल करना चाहिए। अगर मैंने किसी से उधार उठाना है तो सप्लायर मुझे उधार दे देगा, क्योंकि मैं उसको बताऊंगा कि देख मैं सेल करने वाला हूं, आगे सेल हो जाएगा और मेरा जो कस्टमर है वो मुझे टाइमली पैसे देगा, क्योंकि हालात इसी तरह रहेंगे, इसी तरह माल बिकता रहेगा। माल का बिकना कब जो है वो डिस्टर्ब होता है? जब हालात डिस्टर्ब होते हैं। तो जब हालात ही सेम चल रहे हैं तो मैं ये फोरकास्ट कर सकता हूं कि मैं आने वाले हालात में कितना रेवेन्यू कमाऊंगा और उस रेवेन्यू में से कितना मैं अपने सप्लायर को दे सकूंगा। तो मेरा सप्लायर जो है मेरे ऊपर ट्रस्ट करेगा, मैं अपने कस्टमर पर ट्रस्ट करूंगा, तो क्या होगा? रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेंथन होंगे। कारोबारी रिलेशनशिप जो है वो जिसे उर्दू में कहते हैं ना इस्तवार होंगे, स्ट्रेंथन होंगे। उससे क्या होगा? हमारे बिजनेस जो है वो आहिस्ता रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ने से प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, रिजर्व्स बढ़ेंगे, बिजनेस एक्सपैंड होगा। इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है, फॉरेन इन्वेस्टर, वो तो होते ही लालची है। वो तो ये देख रहा होता है कि किस मुल्क में बिजनेसेस जो हैं वो दिन दुगनी रात चार गुनी तरक्की कर रहे हैं। वो देखते हैं कि पाकिस्तान में तो दिन दुगनी रात चार गुनी जो है वो तरक्की हो रही है, वो भी पाकिस्तान में आएगा। जब वो पाकिस्तान में आएगा तो डॉलर्स लाएगा, पाउंड्स लाएगा, यूरो लाएगा, रियाल लाएगा, दिरहम लाएगा। हमारी करेंसी जो है वो मजबूत होगी। एक तरफ हमारा इन्वेस्टर जो है अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहा है, एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। क्या होगा? जॉब, फैक्ट्रीज लगेंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होने से लोगों की पॉकेट में पैसा आएगा, पैसा आने से दे विल बी एबल टू क्रिएट डिमांड। उससे क्या होगा? मजीद सेल होगी, मजीद जो है वो सप्लाई यानी प्रोडक्शन की जरूरत होगी, मजीद फैक्ट्रीज लगेंगी, मजीद जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी। तो ये साइकिल चलना जो है वो शुरू हो जाएगा। ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है कंट्री का जो है वो ऊपर चला जाएगा। एक तो ये होगा।
कंजम्पशन बढ़ेगी। साथ ही केन्स ये कहते हैं, जॉन मेनार्ड केन्स अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था, वो ये कहते हैं जैसे ही इनकम बढ़ती है ना, पते की बात बता रहा हूं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है अखराजात भी बढ़ते हैं, लेकिन अखराजात एक्सपेंडिचर्स जिस रेशियो से बढ़ते हैं इनकम उससे ज्यादा बढ़ती है। यूं कह लीजिए कि जिस रेट से इनकम बढ़ती है एक्सपेंसेस उस रेट से नहीं बढ़ते हैं। मतलब क्या है, आपकी इनकम बढ़ी 50%, आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे लेकिन 30% बढ़ेंगे, बाकी 20% किधर जाएगा? सेव हो जाएगा। सेव होने का बेहतरीन तरीका क्या है? बैंक्स में पैसा चला जाएगा। जब इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो कर रही है बैंक्स में भी पैसा जाएगा। जब बैंक्स के पास जो है वो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे? आगे चीपर रेट्स पे जो है वो अमाउंट मार्केट में फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो कर रही है, डिमांड बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, वहां से अब सस्ते दामों कर्जे भी मिल रहे हैं, तो इकोनॉमी तो एक दफा उठेगी ना। फिर इस सारे की रूट कॉज क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अगर खुदा नास्ता गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाए फिर क्या होगा? कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, नेशनल इन्वेस्टमेंट भी कम होना शुरू हो जाती है, फॉरेन इन्वेस्टर सबसे पहले पैकअप करता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इन्फ्लेशन होती है और मुल्क का सत्यानाश जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी या डिस्टेबिलिटी जो है वो किस तरीके से हमारे कॉर्पोरेट अफेयर्स को या कॉर्पोरेट डिसीजंस को जो है वो अफेक्ट कर रही है। एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है कि एक तो आइडेंटिफाई करिए एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को और दूसरा इसके आफ्टर शॉक्स या इंपैक्ट्स लिखिए। तो हमें इंपैक्ट्स भी पता होना चाहिए। ये पूरे का पूरा साइकिल जो है आप पेपर में छाप करके आ सकते हो। आई एम डैम श्योर कि इंशाल्लाह जो है आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।